शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र के इस सफर में हम लोग भावों को, नक्षत्रों को और राशियों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। भावों में हमने अभी तक चतुर्थ भाव तक विस्तारित रूप से जान लिया है, नक्षत्रों में विशाखा नक्षत्र तक पढ़ चुके हैं और राशियों में हमने पिछले वीडियो में तुला राशि का विस्तारित अध्ययन किया था। हम भावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पंचम भाव को ले रहे हैं और पंचम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं और उससे किस प्रकार जातक के जीवन में असर होता है वह जानने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व के सभी वीडियोस जो इस श्रृंखला में अभी तक हमने प्रस्तुत किए हैं उन सभी को आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अनुरोध है क्रमबद्ध तरीके से देखें। यदि आप ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं तो सामंजस्यता बहुत अच्छी बनती है और आपके द्वारा किए गए फलितों में भी आपको कोई चीज भूलनी नहीं होती। तो क्रमशः तरीके से आने में आपको जब क्रमबद्धता प्राप्त होगी तो वहां आप किसी भी फलित को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अभी हमने ये पाठ पढ़ लिया और अभी हमने 20वां पाठ पढ़ लिया, फिर 20वें पाठ के बाद हमने 5वां पाठ पढ़ लिया, 5वें पाठ के बाद हमने 11वां पाठ पढ़ लिया। इस प्रकार से आपका मस्तिष्क एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं चल पाता है। इसीलिए हम आपसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए अनुरोध करते हैं और चूंकि हम बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उन अनछुए पहलुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करें जो अभी तक आपके समक्ष ना आ पाए हों। इसलिए इन सभी अनछुए पहलुओं को और गहराई को जानने के लिए और अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का विषय प्रारंभ कर रहे हैं हम। आज हमारा है भाव परिचय क्रमांक 6, जहां हम पंचम भाव की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचम भाव जिसे हम संतान भाव के नाम से भी जानते हैं, पुण्य भाव के नाम से भी जानते हैं, प्रेम भाव के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड में इसका विस्तारीकरण 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक होता है। इस भाव का स्थिर कारक गुरु को माना गया है, यानी बृहस्पति को, और बृहस्पति से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं वह सभी इस भाव के कारकत्वों में भी देखे जा सकते हैं। अब इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं वह समझ लेते हैं। इस भाव से हम सदाचार देखते हैं, खुशखबरी देखते हैं। जब विद्या की बात करते हैं तो इस भाव से विद्या देखते हैं, यानी कि ज्ञान देखते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव से विद्या का ज्ञान लिया जाता है, यानी किसी जातक की यदि विद्या देखनी है, यानी हम आधुनिक विद्या की बात कर रहे हैं, जो हमारी पढ़ाई होती है, हम उसे जब पढ़ाई की बात करते हैं तो उसे हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। यहां हम जिस विद्या की बात करेंगे वह वैदिक ज्ञान की बात होगी, साहित्य की विद्या की बात होगी। तो हम यहां से विद्या यानी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उसे यहां से देखते हैं। यहां से धार्मिक कथाओं की बात होती है। अब यह हमारा पंचम भाव है, तो चूंकि यह लग्न से पंचम है तो यह त्रिकोण भाव भी होता है। इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में सबसे पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि पंचम भाव एक शुभ भाव है। इसका स्वामी कोई भी बने, कोई भी इसका भावेश हो, वह उस जातक के लिए शुभता ही लेकर आता है। यदि वह क्रूर ग्रह है तब भी जातक के लिए हम बहुत अधिक शुभता की बात कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अशुभता की बात करेंगे तो वह परिस्थितिजन्य अशुभता होती है। यदि वह शुभ ग्रह है तो फिर कहना ही क्या।
हम वहां भी अशुभता की थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन वह भी परिस्थिति जन्य होती है। तो यहां से जब हम ज्ञान की बात करते हैं, उसके बाद हम अपने इष्ट कार्यों की बात करते हैं, विवेक की बात यहां से होती है, जातक की बुद्धि की बात भी यहीं से होती है। जो स्त्री मूलक वैभव होता है वह भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। किसी जातक के लेखन कार्य को, मंत्रों के ज्ञान को, मंत्रों के अनुष्ठान को हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो यह पंचम भाव के कारकत्व है। अब जातक का धन कमाने का तरीका क्या हुआ? वह अच्छे रास्ते से धन कमाएगा, बुरे रास्ते से धन कमाएगा, जुए से धन कमाएगा, सट्टे से धन कमाएगा, शेयर से धन कमाएगा, या किसी को लूट कर धन कमाएगा। ये जो धन कमाने के तरीके होते हैं, उन तरीकों की भी जब हमको व्याख्या करनी होती है तो हम पंचम भाव का सहारा लेते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में शेयर की बात होती है, धन कमाने की बात होती है, आकस्मिकता की बात होती है, तो हम पंचम के साथ साथ अष्टम और द्वितीय को भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पंचम भाव, द्वितीय भाव, अष्टम भाव को भी शामिल किया जाता है। हम उससे भी इन सब बातों को साथ साथ समझते हैं, क्योंकि हमको इनकी सामंजस्यता समझनी होगी। किसी भी एक भाव से हम सारी बातें नहीं समझ सकते हैं। उस भाव को अन्य भावों के साथ जोड़कर, ग्रहों के साथ जोड़कर और ग्रहों की स्थिति और दृष्टियों को जोड़कर हम किसी भी फलित के निर्णय तक पहुंचते हैं। हम यहां साहित्य की बात कर सकते हैं। अब यह 5वां घर है, तो कालपुरुषी कुंडली में यह स्थान सूर्य का स्थान है, तो यहां स्वामी सूर्य रहेंगे। लेकिन हर जातक की कुंडली में यहां स्वामी सूर्य हो यह सुनिश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां सूर्य से संबंधित कुछ बातों को भी समझेंगे। यानी कि हम पूर्व जन्म के कर्मों की बात समझ सकते हैं। गुरु और सूर्य पूर्व जन्मों से जुड़े हुए ग्रह हैं, तो हम यहां पूर्व जन्मों से जो हमारे कर्म हैं, यानी हमें जिन्हें पूर्वार्जित कर्म कहते हैं, पूर्व में अर्जित किए गए वो कर्म हैं, जो हम उनकी बात को इसी भाव से समझते हैं। हम मनोरंजन की बात यहाँ से समझते हैं, सामाजिक कार्यों की बात यहाँ से समझते हैं। आत्मिक बल, क्योंकि सूर्य की बात हुई, तो आत्मिक बल जो जातक का होता है उसे भी यहीं से समझते हैं। अब चूंकि पंचम भाव है तो प्रेम का भाव है, यहां से हम प्रेम की बात समझते हैं। प्रेम में सफलता असफलता की बात भी यहीं से समझते हैं। और प्रेम में जो विवाह पूर्व शारीरिक संबंध है उन्हें भी पंचम भाव से ही समझा जाता है। पंचम भाव पीड़ित है, भावेश पीड़ित है, पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां हैं। मुख्यतः मंगल जैसे जो ग्रह हैं जो कि व्यक्ति में उत्तेजना भरते हैं, जब उन ग्रहों की दृष्टियां पंचम भाव पर आती हैं, तब हम व्यक्ति के जीवन में विवाह पूर्व अवैध संबंधों की बात करते हैं। लेकिन अकेले मंगल की बात नहीं है, वहां आप शुक्र को भी देखेंगे, चंद्र को भी देखेंगे, मंगल को भी देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी को भी देखेंगे, उसके जाने के स्थान को देखेंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी वहां, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का चरित्र का जो चित्रण है वह आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। जब तक आप सारे भावों को, सारी चीजों को समझ ना लें, तब तक किसी भी फलित को आप ना ही करें तो बेहतर है। आपके किए हुए फलित में यदि आपने किसी की सफलता के बारे में फलित कर दिया है और उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप ज्यादा से ज्यादा एक बेकार ज्योतिषी माने जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी के चरित्र के बारे में कोई फलित कर देते हैं और वहां आप गलत करते हैं, तो आप सिर्फ बेकार ही नहीं, बल्कि आपको यह माना जाएगा कि आप बहुत ही गलत तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए किसी भी फलित करने से पहले आप भावों को सही ढंग से समझें, ग्रहों को समझें, ग्रहों की दृष्टियों को समझें और उनकी पीड़ाओं को समझें, शुभता अशुभता को समझें, तत्पश्चात किसी प्रकार का फलित करें। अब यहां पंचम भाव से हम संतान की बात करते हैं। संतान प्राप्त होगी, नहीं होगी, होगी तो विलंब से होगी, हम यहां संतान की बात कर सकते हैं। और अगर हम यहां कहें तो यहां लग्न से यदि संबंध बनता है तो व्यक्ति के आत्म केंद्रित होने की बात भी कर सकते हैं। अब संबंध किस प्रकार का है वह निर्धारित करता है। हालांकि
लग्न का पंचम से संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति के अंदर बहुत सी गुण जो होते हैं वह बढ़ोतरी होती है, बहुत से गुणों को आप बड़े रूप में देख सकते हैं। लेकिन उसी समय पर यदि किसी प्रकार की पीड़ाएं हैं तो व्यक्ति आत्म केंद्रित भी होता है। कुछ ऐसे विशेष चीजों को देखना आवश्यक है जो हम साधारणतया नहीं देखते हैं। हमने सीधा सीधा देखा पंचम और लग्न का संबंध बन रहा है, पंचमेश लग्न में है या लग्नेश पंचम में है, हमने प्रेडिक्शन बहुत अच्छा कर दी, हमारे हिसाब से सब कुछ शुभ है। लेकिन अब यहां दृष्टियों को भी देखना आवश्यक है, इन पर किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं और वह ग्रह किन भावों के स्वामी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो फलित कर रहे हैं वह सही ना होकर कुछ और फलित सही हो जाता है। तो यहां नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को समझना आवश्यक है। तो पंचम भाव से लग्न का संबंध होने से व्यक्ति आत्म केंद्रित भी होता है, इसलिए इस बात को समझना। अगर धन भाव से इसका कोई संबंध बन रहा है तो व्यक्ति एक तरफ से धन के प्रति ललायित भी होता है, धन अच्छा कमाने वाला भी होता है, धन का सुख भी लेता है। लेकिन अगर कुछ कॉन्फ्लिक्शन हो ग्रहों में तो वहां वह धन लोलुप भी हो सकता है, मतलब हर चीज में वह धन को प्राथमिकता देगा। हम यहां से तृतीय भाव की बात कर लेते हैं, साथ साथ हम यह किन भावों के लिए किस प्रकार से कार्य करता है वह भी समझ लेते हैं। यानी कि हम भावक भावम को भी समझते हैं, साथ ही साथ इनके संबंधों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने धन स्थान की बात की, जातक धन लोलुप हो सकता है। अब धन स्थान के लिए अगर हम पंचम भाव की बात करें तो यह धन स्थान कुटुंब का स्थान है, कुटुंब का यह सुख स्थान है। तो सुख स्थान की जब हम बात करेंगे तो हम कुटुंब के सुख की बात करेंगे, हम धन के सुख की बात करेंगे। जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव से यह भाव तृतीय है, यानी कि हम यहां छोटे भाई बहनों के पराक्रम की बात कर सकते हैं, उनके लेखन कार्य की बात कर सकते हैं, उनके बल की बात कर सकते हैं। और जब हम इन दोनों के संबंध की बात करते हैं, यदि तृतीयेश और पंचमेश, तृतीय भाव पंचम भाव आपस में संबंधित हो जाए तो वही ग्रहों की शुभता अशुभता को देखते हुए आप यहां पर भाई बहनों से संबंधों को भी समझ सकते हैं, किस प्रकार के संबंध भाई बहनों के साथ बनेंगे। और जब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव माता का है, माता का यह धन स्थान है। तो यहां से माता की वित्तीय स्थिति को, माता के आप धन संचय की स्थिति को इस स्थान से देख सकते हैं। और चतुर्थ और पंचम का संबंध यदि बनता है, शुभ में हम अच्छी बातें करेंगे और जब अशुभ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति चापलूस प्रिय होता है, यानी उसको चापलूसिता पसंद होती है, लोग उसकी चापलूसी करें, इस प्रकार की बातें उसे पसंद होती है। अगर पंचम भाव की बात करें तो व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति अधिक हो सकती है यदि पीड़ित है। चतुर्थ भाव से इसका संबंध यदि पीड़ित है तो व्यक्ति की विपरीत लिंगियों से जो आसक्ति है वो बहुत अधिक हो सकती है। यहां संबंधों को समझते समझते ग्रहों को और भावों को भी समझना है। जब हम पंचम भाव से बात करते हैं तो प्रथम संतान की बात होती है, उसके स्वास्थ्य की बात होती है, उसके व्यक्तित्व की बात होती है। और जब हम छठे स्थान की बात करते हैं तो छठा स्थान यहां रोग ऋणु शत्रु का है, साथ में आपके छोटे मामा मौसी का है, माता से तृतीय है तो यहां उसके छोटे भाई बहनों की बात हो रही है। तो यहां आपके मामा मौसी की बात हो रही है जो कि आपके छोटे मामा मौसी हैं, उनका यह व्यय भाव है तो उनकी हानि की बात हम यहां से समझ सकते हैं। साथ ही साथ यदि इन दोनों का संबंध देखें, पंचमेश षष्टम में चला जाए या षष्टमेश पंचम में चला जाए, या पीड़ित हो या दोनों का कहीं युति बनती हो वहां पर पीड़ा हो, तो व्यक्ति के प्रेम में समस्या आ सकती है, प्रेम में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, प्रेम में धोखा खा सकता है।
प्रेम में धोखा दे भी सकता है। अगर हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव आपके पार्टनर का होता है, आपके जीवन साथी का भी होता है। तो जीवन साथी का यह लाभ भाव, हम जीवन साथी के जीवन में जो लाभ की स्थिति होती है, आय की स्थिति होती है, हमारे बिजनेस पार्टनर की हम बात कर सकते हैं, उसकी भी आय की स्थिति है, वह हम पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम सप्तम का जो संबंध होता है, अधिकतर ज्योतिष शास्त्री पंचम और सप्तम को जोड़कर जब देखते हैं तो वह कहते हैं कि यहां प्रेम का विवाह में परिणित होना सुनिश्चित है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन यहां यह भी जानना आवश्यक है कि यहां पर पंचम का सप्तम से सप्तमेश पंचमेश का संबंध जो भी बनता हो, वह व्यक्तिगत जीवन में प्रेम को विवाह में परिणित करे या ना करे, किंतु जीवन साथी के प्रति जो समर्पण की भावना है वह अवश्य यहां से प्राप्त होती है। अपने पार्टनर के प्रति यह सिर्फ जीवन साथी का भाव नहीं, यहां आपके व्यापार का भाव भी है। वह व्यापार जो आप पार्टनरशिप में करते हैं, वह व्यापार जो आप जीवन में बड़े व्यापारों की बात करेंगे तब हम यहां से देखते हैं, तो यहां पर हम पार्टनर की बात भी करते हैं, तो पार्टनर के लिए भी आपका समर्पण उल्लेखित रहेगा। तो यह सप्तम भाव की बात हो सकती है। और जब हम अष्टम की बात करते हैं तो पंचम और अष्टम का संबंध, जहां एक और संतान को कष्ट पहुंचाता है, क्यों? अष्टमेश का पंचम में होना तो संतान की हानि, तो संतान को कष्ट पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि संतान हो ही ना, तो संतान को अत्यधिक कष्ट भी दिया जा सकता है। अब अगर हम प्रेम की बात करेंगे तो प्रेम की हानि, लेकिन यहां हानि की बात नहीं होगी। यहां व्यक्ति के जीवन में बहु प्रेम समस्या हो सकती है, यानी एक से अधिक लोगों के साथ में संबंध बनाने वाली स्थिति में जातक आ सकता है, जिसे हम व्यभिचार भी कह देते हैं। तो यहां वह स्थिति आ सकती है, यानी जातक अवैध संबंधों की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर पंचम नवम का संबंध बनता है तो यह भी त्रिकोण है, यह भी त्रिकोण है, दोनों त्रिकोणों का आपस में संबंध बनता है, तो जातक धर्म की ओर अग्रसर होता है। अब चूंकि यहां से हम पिता की बात करते हैं तो यह पिता का आध्यात्मिक स्थान है, तो पिता के धर्म की बात यहां से देखी जाती है। पिता धार्मिक होंगे, अधार्मिक होंगे, पिता धर्म में कितना अग्रसर होंगे, पिता का पुण्य क्या है, वह सब बातें हम यहां से नवम भाव के लिए देखते हैं। और जब हम दशम भाव की बात करते हैं तो दशम का पंचम से संबंध, जातक का अपने कार्यों के प्रति पूरा समर्पण होता है। कार्यों मतलब कार्य, व्यवसाय, आजीविका के प्रति पूरा समर्पण इनका देखा जा सकता है। अब यहां से हम किसी सजीव की बात नहीं करते, तो हम किसी सजीव की बात यहां करेंगे भी नहीं। कर्म में समर्पण की बात करेंगे, चूंकि कर्म का यह अष्टम स्थान है, तो कर्म में कई बार जो हानियां होती हैं हम उनकी बात भी पंचम भाव और दशम भाव के संबंधों को देखते हुए समझ सकते हैं। अब हम आते हैं 11वें भाव पर। तो 11वें भाव हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है। तो यहां से हम बड़े भाई बहनों की भोग विलास को समझ सकते हैं, सप्तम भाव को, उनके वैवाहिक जीवन को यहां से समझ सकते हैं। और अगर हम पंचम का और 11वें के संबंध की बात करेंगे तो हम यह देखेंगे कि जातक लाभ के प्रति थोड़ा ज्यादा सोचने वाला होता है, आय के प्रति थोड़ा ज्यादा सोचता है। आय कैसे बढ़ाई जाए, कैसे लाभ के नए नए रास्ते निकाले जाए, इस तरफ जातक का झुकाव हो सकता है, क्योंकि पंचम और 11वें का जो परस्पर संबंध है, संबंधों की बात जब होगी तो हम युति, दृष्टि, शुभता, अशुभता, स्थिति, कहाँ पर भाव में, किस भाव में भावेश कारक स्थित है, और जब भी हम कोई फलित करेंगे तो हम भाव को, भावेश को और कारक को, इन तीनों को अवश्य पढ़ेंगे, तब कहीं जाकर हम सही फलित कर पाएंगे। तो यहां से हम अपने बड़े भाई बहनों की पारिवारिक स्थिति को समझ सकते हैं। तत्पश्चात हम
व्यय भाव पर आ जाते हैं। अब अधिकतर यह सोचना है कि व्यय भाव एक अच्छा भाव नहीं है, यह दुख भाव है, यह माना भी जाता है। 6, 8, 12 दुख भाव माने जाते हैं। लेकिन यहां पर कुछ तो ऐसा है जो आपको सुख देता है। शैया सुख 12वें भाव से ही तो देखते हैं, आप उसे सुख मानते हैं, सुख की श्रेणी में रखते हैं, 12वें भाव से देखते हैं। अब पंचम का 12वें में जाना या 12वें का पंचम में आना, यानी व्ययेश का पंचम में आना या पंचमेश का व्यय भाव में जाना, इससे आप क्या समझ सकते हैं? यह मोक्ष की स्थिति, हां, यहां हो सकता है कि पितृदोष का भी कारण बताया जाता है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिकता की चरम तक पहुंचने की जो स्थिति होती है वह यहां बनती है। यदि पंचमेश व्यय भाव में चला जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने की स्थिति में होता है, और कहीं उसे कुछ विशेष ग्रहों से सहायता प्राप्त हो जाए, दृष्टि के रूप में, युति के रूप में, तो फिर कहना ही क्या। तो कभी भी कुंडली को विश्लेषित करते समय केवल भाव के नाम से घृणित बात ना समझें कि नहीं यह भाव गलत है, यहां पर जाना गलत है। किसी दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन किसी दृष्टि में वह जातक के लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। तो यहां इस बात को भी समझ लेना चाहिए। अब चूंकि पंचम भाव को हम प्रेम का भाव कहते हैं, संतान का भाव कहते हैं, तो यहां जब हम संतान की बात करते हैं तो यदि पंचम का यानी पंचमेश का अष्टम से, छठे से और मंगल से इस प्रकार के जब कोई संबंध बन रहा हो और यह संबंध अशुभ संबंधों में आ रहा हो, तो जातक को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर स्त्री है तो हम जिसे कहते हैं कि वांछिता स्त्रियों के अंदर आती है, वह इन सब कारणों से आती है। अब आप इसे किसी भी दृष्टि से कि जादू टोना टोटका यह सब आप सोच सकते हैं, लेकिन यहां स्थिति कुंडली के हिसाब से तो इसी प्रकार की बनती है। तो यह पंचम भाव है, यह हमारा ज्ञान भाव है, संतान भाव है, प्रेम भाव है। यहां से हम प्रेम की सफलता असफलता को देखते हैं। अब कई बार ऐसा प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है कि हमें प्रेम तो है, प्रेम तो हमारे अंदर बहुत है, हम विवाह करना चाहते हैं, विवाह में अड़चन आ रही है, नहीं हो पा रहा, तो किस प्रकार से होगा? यहां तक कि कई लोग तो हमारे पास यह तक अप्रोच करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका कुछ भी करवाओ, मुझे मेरे प्रेमी या प्रेमिका से मिलवा दो। मुश्किल है। यदि आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं, आपको आपका प्रेम पाने के योग बनते हैं, तो अवश्य मिलेगा। अन्यथा किसी प्रकार के टोने टोटके और ये जादू भ्रम के जाल में ना फंसें, वहां आपको नुकसान हो सकता है। मिलेगा कुछ नहीं, धन का और मन का दोनों का नुकसान आपका सुनिश्चित है। चूंकि कुंडली में यदि आपके इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि आपका प्रेम विवाह में परिणित होगा, तो वह अवश्य होगा, देर सवेर ही सही, एक सुनिश्चित समय पर अवश्य होगा। और यदि कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनती हैं, तो जोर जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर प्रश्न आता है कि हमारा प्रेम बहुत अच्छा था, हम दोनों प्रेम में बहुत समय से बंधे हुए थे, 10 साल तक हमने प्रेम किया या 5 साल तक हमने प्रेम किया और हमने विवाह कर लिया है, लेकिन हमारा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। तो यहां क्या परिस्थितियां हैं? तो देखिए, कुंडली में प्रेम भाव अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है सप्तम भाव के साथ में पीड़ाएं जुड़ी हो
होता है। यहां प्रेम से संबंधित जो ग्रह हैं, प्रेम भाव पर जो दृष्टियां हैं वह सब अच्छी हैं, लेकिन वही दृष्टि सप्तम भाव पर कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। तो आपका वैवाहिक सुख पीड़ित होना सुनिश्चित है। तो इन सब बातों को भी यहां समझना होगा। तो यह हमारा पंचम भाव है। आशा है कि पंचम भाव से संबंधित जो जानकारी मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जो सूत्र मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, वह आपको उपयोगी लगे होंगे। और यदि आपको उपयोगी लगे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देंगे, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको समय से प्राप्त हो सके। और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य देंगे। और विषय से संबंधित यदि किसी प्रकार की आपकी शंका है, कोई आपका प्रश्न आपके मन में आ रहा है, या कुछ ऐसा हुआ है कि आपको मेरी बताई हुई बात समझ में नहीं आई है, या आप उसे और विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखें। उस प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। जब आप कुंडली की बात करेंगे, कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे, अपनी कुंडली से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, तो वहां पर शुल्क की बात भी निर्धारित है। तो हम अपना निर्धारित शुल्क आपसे अवश्य प्राप्त करेंगे। और जब तक बात ज्ञान की है, तब तक यहां भी सब कुछ निःशुल्क है। अगले वीडियो में हम आपके समक्ष नक्षत्रों को लेकर आ रहे हैं। तो अगला नक्षत्र हमारा रहेगा अनुराधा, और हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि अनुराधा नक्षत्र के हम 3 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले वीडियो में नक्षत्र का विश्लेषण करेंगे, नक्षत्र से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। द्वितीय वीडियो में उन पहलुओं से जातकों को समझेंगे, और तृतीय वीडियो में हम जातकों को चरणानुसार वर्गीकृत करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं